हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में आपका स्वागत है। आज 19 सितंबर 2024 का करंट अफेयर्स आपको बताया जाएगा, जिसमें मोटिवेशनल कोर्स, महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति अगर कोई चर्चा में है, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज या अभ्यास, कोई संस्था अगर न्यूज में है, बुक या लेखक, मैपिंग के माध्यम से पूरा डिस्कशन किया जाएगा और हर क्वेश्चन का स्ट्रेटेजी के आपको बताया जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट होगा, आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारी जानकारी आपको नया मिलने वाला है। निश्चित रूप से आप देखेंगे तो आपको जो है आपकी तैयारी में जो है इसको ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोर्स के साथ। देखिए, कह रहा है समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। तो निश्चित रूप से एकदम सही कहा गया है कि समस्याएं, जान लीजिए, समाधान लेकर आते हैं। अगर आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो आप निश्चित रूप से परेशान होंगे, ये भी सही है। समस्याएं आ रही हैं तो आप परेशान होंगे, लेकिन उस समस्याओं से निपट करके, उस समस्याओं को जो है सॉर्ट आउट करके आप नए रास्ते की खोज करिए। नए जो है उस समस्या का समाधान करेंगे तो आपको मेहनत लगेगा और आपको कई सारी नई चीजें जो है प्राप्त होने वाली हैं। तो समस्याएं इसलिए आती हैं, तो इसीलिए कहा है कि जीवन में जो बिना किसी वजह के नहीं आती हैं, वो आती है, ये समझ लीजिए कि आपको सुधारने के लिए या आपको आपके अंदर बदलाव लाने के लिए, इसीलिए जो है समस्याएं आती हैं। और उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। तो ये निश्चित रूप से बदलाव करने के लिए ही आती हैं, और हम इसको बहुत अच्छे तरीके से महसूस किए हैं कि जब जब समस्याएं आई हैं तो तब तब जो है नई चीजें जो है हमको मिली हैं। तो वही चीज है कि मतलब नई अगर आपको थोड़ा सा अगर आप एक्टिव रहेंगे, समस्याओं को झेलने की क्षमता रखेंगे, तो आप निश्चित रूप से बहुत जो है कुछ प्राप्त करेंगे। तो ये इसीलिए जो है समस्याएं जो है समाधान लेकर आती हैं, ये जान लीजिएगा। थोड़ा सा परेशान होंगे, लेकिन जो है आप इस पे काम करेंगे तो आपको समाधान मिलेगा। तो इसलिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है ये थीम। देखिए, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। किसकी अध्यक्षता में गठित एक देश एक चुनाव संबंधी समिति की सिफारिशों को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है, कैबिनेट ने मान लिया है। तो कल ही अभी ये बैठक हुआ है कैबिनेट का, तो उसमें इन्होंने जो है एक देश एक चुनाव संबंधित समिति की जो सिफारिश है उसको मान लिया है। तो किसकी अध्यक्षता में ये गठित किया गया था? विकल्प में है राजीव गौबा, रामनाथ कोविंद, अमिताभ कांत, एम वेंकैया नायडू। तो सही उत्तर आपका है रामनाथ कोविंद। ये पूर्व राष्ट्रपति हैं भारत के, रामनाथ कोविंद। इसके पहले जो है ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो इनकी अध्यक्षता में जो है 8 सदस्यीय समिति बनाया गया था, जिसमें गृह मंत्री वगैरह शामिल थे, नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, और ऐसे ऐसे लोग जो है 8 लोग शामिल थे। तो उनकी जो है ये सिफारिशें लगभग 18,000 पेज की जो है रिपोर्ट सौंपी गई थी राष्ट्रपति को। तो उन्होंने इसी समिति की जो सुझाव है उसको जो है कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। कहने का मतलब अब एक देश और एक साथ जो है चुनाव करने के लिए ये समिति थी, उसको जो है कैबिनेट ने मंजूरी दिया है। अब लेकिन ये संसद में इसको बिल बनकर पेश होना होगा और इसे कानून बनाना होगा। तो ये प्रक्रिया जो है आसान नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी है वो जो है इसका समर्थन नहीं कर रही है, इसका विरोध कर रही है। तो और सब कई पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, तो इसीलिए जो इसको संसद में पास कराना आसान नहीं होगा। लेकिन अब देखिए क्या होगा आगे। तो देखिएगा इसके बारे में डिटेल्स है। केंद्रीय कैबिनेट ने एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली है। तो ये है, और एक देश एक चुनाव 2 चरणों में संपन्न होगा। 2 चरण में कैसे कहा गया है कि लोकसभा और जो विधानसभा का निर्वाचन है उसको एक साथ कराना होगा। आप सब जानते होंगे लोकसभा और ये जो राज्य की विधानसभा, उनका चुनाव जो है केंद्र का निर्वाचन आयोग कराता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये चीजें जो है। और ये जो आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव है, ये पंचायत और नगर पालिका वाला जो चुनाव होता है आप सब जानते होंगे, जिसको हम प्रधान वगैरह जो है चुने जाते हैं ग्राम पंचायत के। तो उसका निर्वाचन 100 दिनों के भीतर कराया जाएगा, और इसका निर्वाचन जो है राज्य का जो है निर्वाचन आयोग करता है। तो इसलिए जो है दोनों को इसको 100 दिन के भीतर जो है कराना होगा। और ये जो है जब कराया जाएगा, दो मतलब सांसद का चुनाव और विधायक का चुनाव एक ही साथ कराने के लिए कहा जा रहा है। तो ये 100 दिन के भीतर और पंचायत और नगर पालिका का भी चुनाव कराने के लिए एक साथ कहा जा रहा है। तो कहने का मतलब जो है कि जो है एक देश एक चुनाव जो है लागू करने के लिए कई सारे फायदे बताए जा रहे हैं, उसके कारण से ये जो है लागू करने के लिए कहा गया है।
तो इसमें देखिएगा समिति ने क्या कहा है। समिति की सिफारिशें यह रही कि 1951 से लेकर 1967 के बीच जो है एक साथ निर्वाचन संपन्न हुए हैं, समिति ने ये बताया है। और विधि आयोग ऐसा हो भी रहा था, 1951 से 1967 तक एक साथ चुनाव निर्वाचन हो रहा था विधानसभा और लोकसभा का। और विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट जो है 1999 में आया था, उन्होंने भी कहा था कि 5 वर्षों में एक लोकसभा और सभी विधानसभाओं के एक साथ जो है एक निर्वाचन होने चाहिए। और संसदीय समिति जो है उसकी भी रिपोर्ट आई थी 2015 में, 79वीं रिपोर्ट। तो उन्होंने भी 2 चरणों में एक साथ निर्वाचन कराने के तरीके सुझाए गए थे। तो ये जो है ये बता रहे हैं कि मतलब कौन कौन समिति गठित हुई है आज तक और क्या क्या उन्होंने कहा है। और श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों सहित व्यापक तौर पर हितधारकों से विस्तृत परामर्श किया है इसके लिए। तो इन्होंने ये कहा रहा है, समिति ने ये कहा है कि सभी जो है इसके 80% से ज्यादा लोग इस पक्ष में है कि एक साथ चुनाव कराया जाना चाहिए। उसके बाद इसमें सिफारिशें देखिए क्या कहा गया है और आगे की रास्ता क्या। 2 चरणों में लागू करना होगा, आपको बता दिए। पहले चरण में ये भी बता दिया कि मतलब लोकसभा और विधानसभा का, और 100 दिन के अंदर जो है स्थानीय निकाय का चुनाव पंचायत और नगर पालिका का कराना होगा। और सभी निर्वाचनों के लिए एक समान मतदाता सूची इसमें लागू करने के लिए कहा गया है। मतदाता सूची में नाम जो होगा एक समान होगा। पूरे देश में ये विस्तृत चर्चा इस पर शुरू हो गया है। एक कार्यान्वयन समूह का जो है गठन किया जाएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जब ये एक देश एक चुनाव संबंधी नियम लागू होगा तो इसमें कौन से संविधान में कौन सा परिवर्तन होगा या संविधान में क्या होगा। तो इसमें संविधान में 3 अनुच्छेद में परिवर्तन करने की संभावना है। जैसे अनुच्छेद 83 है। अनुच्छेद 83 में ये कहा गया है लोकसभा का कार्यकाल उसकी बैठक से 5 वर्ष तक होगा। तो अनुच्छेद 83 में परिवर्तन करना होगा, क्योंकि ये जो है जब ये मतलब इसको लागू करने के लिए ये लागू करेंगे सरकार, तो इसके लिए जो है 5 वर्ष पहले या बाद में कुछ करना होगा, क्योंकि ये 5 वर्ष नहीं चलने वाली है। और उसके बाद जो है अनुच्छेद 172 में कहा गया है यही प्रक्रिया कहा गया है, लेकिन ये किसके लिए कहा गया है, ये विधानसभा के लिए कहा गया है कि विधानसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से 5 वर्ष तक होगा। तो इसमें भी जो है परिवर्तन करना होगा। और अनुच्छेद 356 में भी कुछ परिवर्तन करना होगा जो राष्ट्रपति से संबंधित है या राष्ट्रपति शासन से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं। तो इस अभी तो बेसिकली इसी में लग रहा है कि संविधान में संशोधन करना होगा। हालांकि अभी हमको नहीं लग रहा है इतना आसान है ये पास होना, लेकिन देखा जाएगा आगे। फिर अगला देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास का समर्थन करने हेतु किस योजना को मंजूरी दी है। तो केंद्रीय कैबिनेट ने किस योजना को मंजूरी दी है। विकल्प में बायोराइड, बायोबूस्ट, बायोशक्ति, बायोगति। तो सही उत्तर आपका रहेगा बायोराइड। बायोराइड योजना को केंद्रीय कैबिनेट ने जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास करने के लिए मंजूरी दी है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लीजिएगा। तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग की 2 प्रमुख योजनाओं, जिन्हें जो है जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता विकास यानी बायोराइड की एक योजना के रूप में एक नए घटक यानी बायो मैन्युफैक्चरिंग एवं बायो फाउंड्री के समावेश के साथ इसको विलय कर दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, मतलब जैव प्रौद्योगिकी को के क्षेत्र में नवाचार और विकास करने के लिए ये योजना लाया गया है। देखिएगा, बायोराइड योजना को नवाचार को बढ़ावा देने, जैव उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और जैव विनिर्माण, बायो मैन्युफैक्चरिंग एवं जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो भारत की स्थिति जो है जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मजबूत हो, इसके लिए इसको बनाया गया है। तो योजना का उद्देश्य क्या है ये देख लीजिएगा। तो अनुसंधान में तेजी लाना, उत्पाद विकास को बढ़ावा और अकादमिक अनुसंधान एवं औद्योगिक अनुप्रयोगों के बीच अंतर को पाटना है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। इसका नाम याद रखिएगा, बायोराइड इसका नाम है योजना का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किस देश ने जीता है। तो विकल्प में है चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया। सही उत्तर आपका रहेगा भारत। हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जो है भारत ने चीन को हरा करके 1-0 से हरा करके इसको जीत लिया है। इसके बारे में डिटेल्स देख लीजिएगा कि भारत ने इसको चीन को हरा करके 1-0 से हरा करके खिताब जीता है। भारत ने लगातार दूसरी बार, मतलब 2023 में भी जीता था भारत और 2024 में भी,
और कुल अभी तक का जब से हो रहा 2011 से 5वीं बार जो है हॉकी एशियन चैंपियंस जो है ट्रॉफी जीत लिया है, अपने नाम कर लिया है। देखिए 2011 में पहली बार हुआ था, 16 में भारत जीता, 18 में जीता, 23 में जीता, 24 में जीता भारत ने। और फाइनल मुकाबला कहाँ हुआ था? चीन के हुनुन बियर शहर में इसको मोकी हॉकी ट्रेनिंग बेस में इसको खेला गया था 8 से 17 सितंबर तक। तो ये जो है हो सकता है इम्पोर्टेंट ये भी कि मतलब किस देश में खेला गया, तो चीन में खेला गया था इसको हुनन बियर शहर में। और पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का पहला संस्करण जो होता है 2011 में हुआ था, ये भी आपसे हो सकता है पूछा जा सकता है। और इस अब की बार का जो टूर्नामेंट है इसको नहीं, अब की बार का नहीं, ये पूरा टूर्नामेंट होता है, इसको कौन आयोजित करता है? तो एशियाई हॉकी महासंघ AHF कराता है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में इसकी स्थापना हुआ था कुआलालंपुर, जिसमें मलेशिया में जो है इसका हेडक्वार्टर है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश ने भीषण सूखे की वजह से 200 हाथियों को मारने का घोषणा किया है? तो विकल्प में थाईलैंड, जिम्बाब्वे, तंजानिया, कांगो। सही उत्तर आपका रहेगा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में इस तरह से भीषण स्तर पे सूखा पड़ रहा है, उसके कारण से जो है हाथियों को जो पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, उनको जो है फूड नहीं प्रोवाइड कर मिल रहा है। तो इसके कारण से उन्होंने ये निर्णय लिया है कि 200 हाथियों को जो है मार दिया जाएगा। तो ये जो हमारे समझ से इसको मारना नहीं चाहिए, इसको किसी और देश में जो है उसको दे देना चाहिए कि इसको जो है देखभाल कीजिए। लेकिन देखिए क्या होता है। तो इसको जिम्बाब्वे के बारे में मैप में देख लीजिएगा, जिम्बाब्वे ये मैप में है, इसका राजधानी हरारे है। इसके बारे में थोड़ा देखिएगा, जिम्बाब्वे अब न्यूज में है तो उसके आसपास जो आपका जो बांध है, जो झील है, ये सब आपको कवर कर देते हैं थोड़ा। तो यहाँ जो है करीबाबाद है, करीबाबाद जाम्बेजी नदी पर बना है, पूछा है एक नहीं कईयों बार पूछा है। तो यही जो है अभी आपको दिखा देते हैं, जाम्बेजी नदी पर जो है करीबाबाद है, और ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये जाम्बेजी नदी पर ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये इसके जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर है। और यही जो है लिम्पोपो नदी यहाँ से प्रवाहित होती है, इसके बॉर्डर से जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका की जो सीमा है उस पर लिम्पोपो नदी जाती है। ये क्वेश्चन जो है 2-3 बार पूछा गया है कि ये क्यों पूछा गया है, कहाँ से बहती है और कहाँ गिरती है। दूसरे नंबर ये इसका इम्पोर्टेंट बात ये है कि यह नदी जो है मकर रेखा को जो है 2 बार काटती है। अब 2 बार कैसे काटती है? मकर रेखा मान लीजिए जा रहा है, एक बार ऐसे जाती है नदी, फिर ऐसे जो वापिस होकर फिर हिंद महासागर यानी मोजाम्बिक चैनल में गिर जाती है। तो इस तरह से ये जो इस वजह से इसको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और यह मोजाम्बिक चैनल में हिंद महासागर में गिरती है, आपसे बता ही दिए। तो इसके बारे में इस मैप में देख लीजिएगा। ये आपसे हम क्या बताएं, लेक करीबा यहाँ है, यहाँ जो है डैम नहीं दे रहा है, हालांकि इसी यही जो है यही डैम बना है। तो करीबा झील है और यही करीबा डैम भी बना है। तो ये देखिएगा जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर यह है, जाम्बिया इधर है, जिम्बाब्वे इधर है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसकी राजधानी हरारे है। और अभी जो आपको बताएं लिम्पोपो नदी, तो लिम्पोपो नदी इसके सीमा से होके जाती है किसके? जिम्बाब्वे के, और जो है साउथ अफ्रीका के सीमा से, दक्षिण अफ्रीका के सीमा से होके जाती है। ये नदी जो है ऐसे जाते हुए हिंद महासागर में जाकर के गिरती है। और ये देखिएगा, ये जब यहाँ से जाती है तो पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। तो इसके वजह से जो है हिंद महासागर को ये हिंद महासागर कह रहे हैं, हिंद महासागर में तो गिरती ही है मोजाम्बिक चैनल में, ये मोजाम्बिक चैनल है तो यहाँ गिरता है। लेकिन तो ये मकर रेखा है उसको 2 बार काटता है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। ये पूरा देखिए थोड़ा डिटेल में और है, हरारे यहाँ है। तो इसका जो है ये जिम्बाब्वे है पूरा, इसके आसपास वाले देश भी आप देख लीजिएगा। क्योंकि जो है आप मैप पे पकड़ बनाइए अपना, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देख लीजिएगा मैप से डायरेक्टली इतना क्वेश्चन आ रहा है, ज्योग्राफी से लगता है ज्योग्राफी से, लेकिन वो मैप से अगर मैप पे आपका पकड़ है तो आप कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिएगा कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एनपीएस वात्सल योजना का शुभारंभ किया है। तो ये किससे संबंधित है? ये योजना आपको ये बताना है। तो किससे संबंधित है? विकल्प है नाबालिगों से, बुजुर्गों से, महिलाओं से, SC/ST से। तो किससे संबंधित है? तो ये नाबालिग बच्चों से संबंधित है। इसमें ये कहा गया है, इसके बारे में डिटेलिंग देख लीजिएगा कि एनपीएस वात्सल योजना का जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुभारंभ किया गया है,
और इसमें ये कहा गया कि वित्त मंत्री ने पहले नंबर ये यानी कि इसको 2024-25 के भाषण में, बजट भाषण में इसको जो है वित्त मंत्री ने घोषणा कर दिया था कि ये योजना लागू होगा। तो इस जो है पेंशन फंड नियामक जो है, इसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा इसको विनियमित किया गया है, विनियमित किया जाएगा। तो ये पेंशन से संबंधित योजना है। किसके लिए योजना है? तो ये नाबालिग बच्चों के लिए योजना है। इस योजना में कहा गया है कि माता पिता या जो उनके अभिभावक हैं, पेरेंट्स, अपने नाबालिग बच्चों के लिए खाता खोल सकते हैं और उनकी सेवानिवृत्ति के लिए जो है दीर्घकालिक बचत उसमें कर सकते हैं। तो उसके कारण से जब जिस हिसाब से उसमें पैसा जो है बचत करेंगे, उस हिसाब से बाद में चल करके उनको पेंशन मिलेगा। तो ये जो है इसलिए नाबालिगों के लिए है और पेंशन योजना है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये देखिएगा, नाबालिग का पेंशन खाता खोला जाएगा इसके तहत 2024 में वित्त मंत्री द्वारा कहा गया था। अब बच्चों को मिलने लगेगी पेंशन। अगला देखिएगा कि हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने किसे राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया है? तो विकल्प में संतोष कश्यप, हेमा कोहली, डीके गुप्ता, सुजाता कौशिक। तो सही उत्तर आपका रहेगा संतोष कश्यप। संतोष कश्यप को जो है अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का कोच नियुक्त किया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, किसे नियुक्त किया है? संतोष कश्यप को। तो इनका इमेज ये है, देख लीजिएगा, संतोष कश्यप। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में तूतीकोरिन अंतरराष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में इसका उद्घाटन किया है? विकल्प में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो सही उत्तर आपका रहेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में तूतीकोरिन बंदरगाह है, आप सब जानते होंगे। तो ये जो है उसी पर ये अंतरराष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है। कहने का मतलब बड़ी बड़ी जहाजें वहां करके वहां रुकेंगी और वहां जो है सामानों को उतारा और लाया जा सकता है बड़े स्तर पे। तो ये जो देखिएगा, ये तूतीकोरिन है यहाँ, तो यही है तूतीकोरिन। तो यहाँ जो है इसको लागू किया गया है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु राज्य के तूतीकोरिन में इसको किया गया है। अगला देखिएगा, कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री ने राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो यह संस्थान कहाँ स्थित है? अब आपको लगेगा ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन जो कोई संस्था पूछता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है या ये कब जो है स्थापित हुआ था, इस मॉडल में पूछा जाता है, जो न्यूज में रहता है, चर्चा में रहता है। तो राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान में कोई जाकर के पौधा रोपण कर रहा है, वृक्ष रोपण कर रहा है, एक पेड़ जो है माँ के नाम के जो योजना चल रही है उसके तहत में। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ये आपसे, ये क्योंकि काफी न्यूज में है, तो ये पूछा जा सकता है ये संस्थान कहाँ स्थित है। तो विकल्प में हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, नई दिल्ली। सही उत्तर आपका रहेगा तेलंगाना के हैदराबाद जो है, हैदराबाद में इसको स्थित किया गया है। ये 1987 में स्थापित किया गया था। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट। तो 1987 में इसको स्थापित किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट का जो है कहाँ मुख्यालय है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपसे इम्पोर्टेंट हो जाता है हैदराबाद, आप याद रखिएगा। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, जो कोई जो है इस तरह से संस्थान है तो न्यूज में रहता है, तो उसको पूछा जा सकता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। पूछा गया है एक बार नहीं, कईयों बार इस मॉडल में क्वेश्चन। अगला देखिएगा कि हाल ही में नीति आयोग ने कहां पर उच्च शिक्षा के लिए एजुसिटी बनाने का प्रस्ताव रखा है? तो विकल्प में है, नीति आयोग ने रखा है इसको। तो नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद। सही उत्तर आपका रहेगा मुंबई। मुंबई में ये प्रस्ताव किया गया है कि मुंबई में एजुसिटी बनाया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, मुंबई में कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत जो है चंद्रमा और मंगल के बाद, यानी चंद्रमा के लिए मिशन हम भेज चुके हैं और मंगल पे भेज चुके हैं। तो अब शुक्र की बारी है। तो शुक्र ग्रह के लिए जो है कब तक वीनस ऑर्बिटल मिशन, तो कब तक लॉन्च करने के लिए कहा गया है कैबिनेट के द्वारा? विकल्प में 2026, 2028, 2030, 2032। तो सही उत्तर आपका रहेगा बी।
कैबिनेट ने ये कहा है कि जो है वीनस ऑर्बिटल मिशन है, शुक्र के बारे में, पृथ्वी की जो है सबसे नजदीक ग्रह है, तो इसके बारे में जो है जानकारी उपलब्ध करने के लिए इसरो जो है 2028 तक वीनस ऑर्बिटल मिशन लॉन्च करेगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये देखिएगा पृथ्वी है और यहाँ वीनस है, शुक्र ग्रह, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके लिए जो है मिशन लॉन्च करने के लिए कहा गया है। तो कब तक कहा गया है? 2028 तक है। ये देखिएगा इसके बारे में डिटेलिंग्स। तो इस मिशन के मार्च 2028 के दौरान उपलब्ध अवसर पर पूरा होने की संभावना है। तो 2028 तक इसको पूरा किया जाएगा। और मिशन ऑर्बिटर मिशन के लिए, ये जो वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए 1236 करोड़ रुपए जो है स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 824 करोड़ रुपए जो है अंतरिक्ष यान पर ही खर्च किए जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा, कैबिनेट इनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुआ था, तो चंद्रयान 4 के लिए जो इन्होंने बात कही है, इस मिशन को जो है मंजूरी दिया है। तो ये सफलतापूर्वक उतरने के बाद जो है, इसका मकसद है चांद पर सफलतापूर्वक उतरने के बाद पृथ्वी पर वापस आने में प्रयोग होने वाली प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना है, और साथ ही चंद्रमा से नमूने ला करके पृथ्वी पर उनका विश्लेषण करना है। तो चंद्रयान 4 को जो है 2040 तक लॉन्च करने के लिए कहा गया है। तो 2040 तक इसको लॉन्च किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जो है अभी इसका कैबिनेट की बैठक हो रही थी, तो उसमें चंद्रयान 4 के लिए भी योजना बनाया गया है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा देखना होगा, देख लीजिएगा। अभी हालांकि इसको पहले भी कवर कर चुके हैं। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर सेशन पे नया देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों तक भी चैनल को पहुंचा दीजिए, जिससे उनको भी कई सारी जानकारी प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।